वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज अ वेरी क्रूशियल बॉडी। आप सीबीआई जांच के विषय में अक्सर न्यूज रिपोर्ट्स में पढ़ते रहे होंगे। तो सीबीआई क्या है? सीबीआई एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, ये एक ऐसी बॉडी है जिसकी स्थापना देश के आजादी से पहले ही हुई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। इट वॉज नेम्ड एज स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, 1941 में। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो आपको ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसका वॉर एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट था, वॉर एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट। तो वॉर एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में करप्शन और ब्राइबरी के मामलों को, करप्शन और ब्राइबरी के मामलों की जांच करने के लिए, ब्राइबरी के मामलों की जांच करने के लिए आपको स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1941 की स्थापना की गई थी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा। अच्छा, बाद में क्या किया गया कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तब तो फिर ये जरूरत खत्म हो गई। लेकिन फिर ऐसा समझा जाने लगा कि जो सरकार है उसके कार्यालयों में करप्शन और ब्राइबरी के मामले को इंक्वायर करने के लिए कोई बॉडी चाहिए। तो इसी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को फिर आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में पारित किया गया। और इसका जो जुरिस्डिक्शन था उसको केवल, अब चूंकि वॉर एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की आवश्यकता रही नहीं तो इसको, इसके जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सपैंड करके जो आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस थी वो इसके अंतर्गत ले आई गई कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें अगर आपको ऐसे करप्शन के या ब्राइबरी के इश्यूज अराइज होते हैं तो उसको देखना इनका काम है। और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के जरिए ये काम किया गया। बाद में जब सरकार ने आज़ादी के बाद सीबीआई की स्थापना 1963 में की तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को सीबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया, सीबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। और उस समय सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती थी। अब फिर बाद में क्या है कि अभी फिर सीबीआई का जो आपको जो सीबीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई की जो आपको सुपरवाइजिंग मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है। अच्छा, अब इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। अगर आप सीबीआई के मोटो की बात करें तो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी, इसका 3 मोटो है। इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है कि भारत के संविधान को बनाए रखना, भारत के संविधान के जो प्रोविजंस हैं उसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स करना, जो भी कानून है देश का उसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स करना, उसके प्रोजेक्ट और इन्वेस्टिगेशन और प्रोजिक्यूशन में अपनी भूमिका निभाना। विजन इसका क्या है? अपने आप को एक ऐसे प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंट बॉडी के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप करना जो कि देश में कानून के इन्फोर्समेंट और प्रोजिक्यूशन को बेहतर बना सके। तो ये इसका मोटो, मिशन और विजन है। कॉम्पोजिशन क्या है सीबीआई का? अगर आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीबीआई इज लेड बाय अ डायरेक्टर विच इज ऑफ अ आईजी रैंक ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो सीबीआई के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? आपको डायरेक्टर होते हैं। सीबीआई के हेड जो है वो डायरेक्टर होते हैं। और ये डायरेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? डायरेक्टर की नियुक्ति सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय आपको समिति होती है ना, प्रधानमंत्री होते हैं उसमें, और प्रधानमंत्री के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। उसके बाद आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा नामित किए गए कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इनकी जो नियुक्ति होती है सीबीआई डायरेक्टर की वो 3 सदस्यीय समिति के द्वारा होती है। और ये 3 सदस्यीय समिति जो है इसमें कौन कौन लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो बाद में अमेंडमेंट किया गया कि फिर जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल ग्रुप इन अपोजिशन है, द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, उसके जो नेता होंगे वही लीडर ऑफ अपोजिशन माने जाएंगे इस मामले में। और सीजेआई और एनी जज हु इज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो 3 मेंबर कमिटी के द्वारा सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। और डायरेक्टर के अलावा कई सारे, डायरेक्टर के अलावा आपको स्पेशल डायरेक्टर होते हैं।
एडिशनल डायरेक्टर होते हैं सीबीआई में, देन यू हैव दी ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई, और फिर ज्वाइंट डायरेक्टर से नीचे फिर आपको डीआईजी होते हैं सीबीआई में, देन यू हैव सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड देन यू हैव अ चेन ऑफ पुलिस पर्सनल्स व्हिच आर आल्सो देयर इन दी पुलिस apparatus। तो इसकी फंक्शंस ऑफ वर्किंग क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन क्या है कि ये आपको करप्शन, ब्राइबरी, इन मामलों की जांच करती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जांच करती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जांच करती है। किसके? जो आपको केंद्र सरकार के अधीन आने वाले जो आपको कर्मी हैं, जो ऑफिसेस हैं, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, उसकी जांच करती है। तो करप्शन और ब्राइबरी के चार्जेस, दूसरी चीज इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तीसरी बात कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो कि आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जो कि काफी ज्यादा गंभीर प्रभाव समाज पर छोड़ सकता है, वैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जांच करना आपको किसका काम है? सीबीआई का काम है। और कई ऐसे आपको हीनस क्राइम्स विच इम्पैक्ट द सोसाइटी, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सीबीआई को जांच के लिए भेजा जाता है, अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा प्रायर परमिशन और जो सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस है, कि सीबीआई का जुरिस्डिक्शन स्टेट पुलिस के साथ स्टेट्स पर अप्लाई नहीं होता। जब तक कि स्टेट्स अपना कंसेंट ना दें सीबीआई जांच के लिए, तब तक सीबीआई राज्य से संबंधित किसी मामले में जांच नहीं कर सकती। स्टेट का कंसेंट आवश्यक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैसे मामलों की जांच करना, और प्रायर परमिशन किस लिए चाहिए? प्रायर परमिशन सीबीआई को अगर भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी या उनसे ऊपर रैंक के किसी अधिकारी के ऊपर करप्शन के मामले की जांच करनी है, तो फिर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन आवश्यक था। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस प्रोविजन को, जो कि आपको दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का सेक्शन 6A है, इसको इनवैलिडेट कर दिया। कहा कि ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, और कहा कि ऐसे किसी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर हम सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस की बात करें, आई टोल्ड यू दैट सीबीआई इट डज नॉट हैव इट्स जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट नहीं करता, तब तक राज्य से जुड़े मामले में सीबीआई जांच नहीं कर सकती। लेकिन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में सीबीआई को स्टेट पुलिस के कंकरेंट ही पावर्स हैं। यानी अगर स्टेट ने एक बार कंसेंट दे दिया, तो फिर वहां पर सीबीआई वैसे मामलों को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोसिक्यूशन कर सकती है उन मामलों में, है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसा मामला जो कि सब्सटेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड है, हालांकि उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉइज मान लीजिए किसी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त हो, तो वैसे मामलों की जांच प्राइमरली सीबीआई करती है। अगर ऐसे मामले जिसमें कि सिग्निफिकेंटली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हो, हालांकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ एम्प्लॉइज हो, तो वैसे मामलों में आपको अधिकांशतः सीबीआई नहीं स्टेट पुलिस जांच करती है ना। तो ये इस तरीके से सीबीआई और स्टेट पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके काम करती। सीबीआई के यदि आप फंक्शंस की बात करें, सो इट आल्सो एक्ट्स एज द नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। इंटरपोल हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करती है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत में इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, जो कि भारत में इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा यदि ऐसी कोई आपको रिक्वेस्ट रेज की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन के लिए, कोई जानकारी मांगने के लिए, है ना, कोई आपको अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए, तो अगर इंटरपोल के पास इंडियन इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जाना है, तो वो सीबीआई के माध्यम से होकर जाते हैं, ठीक है। सो सीबीआई इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी, इन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करती है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना और आपको पब्लिक ऑफिस में इंटेग्रिटी स्टैब्लिश करना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना, जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, ऐसे आपको हीनस क्राइम्स जिनका प्रभाव समाज पर पड़ता हो, रेप, मर्डर, बड़े आपको करप्शन केसेस ऑफ ह्यूज वॉल्यूम, आप देखते होंगे ऐसे मामले सीबीआई को सौंपे जाते हैं। तो इन सभी प्रकार के मामलों की जांच करना सीबीआई का कार्य है। तो इस तरीके से हमने वेरियस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के विषय में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको कक्षा से लाभ मिला होगा। इस कक्षा से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।